नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से हमें स्वागत है। आज तारीख है 2 अप्रैल 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का एक वीडियो होगा। कल मैंने शाम में 70 बीपीएससी रिवीजन के लिए भी एक वीडियो डाला था। आज दूसरा वीडियो आएगा जिसमें बिहार स्पेशल से जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन करेंगे। लंबा वीडियो होता है, उसको भी देखा कीजिए। जिनका 71 बीपीएससी है वो भी देख सकते हैं, शानदार होता है वो आपके लिए। GS2 आपका और बहुत बड़ा हिस्सा सिलेबस का मैं तैयार करवा दूंगा। 10 से 15 ऐसे ही वीडियो आएंगे जिसमें लगभग मैं आपका पूरा GS2 और GS1 के सिलेबस को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा जितना तक हो सकेगा। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि 2 अप्रैल है आज, और आज से भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ को लगाया जा सकता है अमेरिका के द्वारा। लेकिन उससे एक दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक बयान आया जिसमें ये चीज़ कहा गया कि भारत और US बाईलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करेंगे। और उसके बाद ट्रंप महोदय ने भी बोला कि हम भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं और भारत जो है वो टैरिफ को कम करने पर राजी हो गया है। आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया फाइनलाइज US ट्रेड डील टर्म्स और ट्रंप से कि दिल्ली ड्रॉपिंग टैरिफ। इसने कहा है कि दिल्ली जो है वो टैरिफ को कम कर सकता है। आज से 2 अप्रैल से लागू होना था, इसके चक्कर में सेंसेक्स और जो निफ्टी वगैरह है वो भी धराम हो गया। आपको पता ही होगा कि कल काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है सभी का। तो इस न्यूज़ को भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर आज एक न्यूज़ है जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, उस न्यूज़ को भी देखेंगे। बिहार स्पेशल भी है आज गुरु। बिहार स्पेशल क्यों है? बोध गया मंदिर जो है वहाँ पर बुद्धिस्टों के द्वारा, बुद्धिस्ट जो मॉन्क होते हैं उनके द्वारा काफ़ी लंबे समय से 2-3 महीनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है। आपको नहीं पता होगा उस सत्याग्रह का कारण क्या है। 1956 का एक्ट है जिसमें हिंदू जो बहुल होते हैं, हिंदू आबादी है या फिर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, उनको बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर और बुद्धिस्ट मॉन्क मंदिर इन सभी पर थोड़ा सा अधिकार दिया गया है। इसको लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो इस न्यूज़ को भी देखेंगे। बिहार स्पेशल का न्यूज़ होगा ये। उसके अलावा चिली के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। चिली पता ही आपको कहाँ है, सैंटियागो है उसका कैपिटल। और अगर दक्षिण अमेरिका का आप मैप देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका अगर है इसी तरह का है तो यहाँ पर आपको साइड में चिली दिखता है। चिली तांबा के लिए जाना जाता है। ये सवाल यूपीपीएससी पीटी में पूछा गया था। चिली तांबा के लिए जाना जाता है, मैक्सिको चांदी के लिए जाना जाता है और जो मलेशिया है वो टीन के लिए जाना जाता है। ये तीनों सवाल यूपीपीएससी पीटी में पूछे जा चुके हैं। तो चिली के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि भारत सरकार और चिले के बीच में, चिले कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में चिली कह देते हैं हम लोग। भारत सरकार और चिले के बीच में समझौता हो रहा है, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर हो रहा है और बड़े इकोनॉमिक रूप से बहुत बड़े जो डील हैं उसको साइन किया जा सकता है। तो इस न्यूज़ को भी हम लोग देखेंगे और भी कई सारे न्यूज़ होंगे, तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि सारे टॉपिक आपका तैयार हो जाए। और PDF में आपको लास्ट में MCQ भी दे देता हूं जो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा अगर आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से प्रैक्टिस करें उसका। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, TRE का हो, BPSC हो, ASO करके एक आया है एग्ज़ाम, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता होता इन एग्ज़ाम के बारे में, लेकिन ये सारे MCQ उसी के समकक्ष होते हैं, तो वहाँ से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए आज का पहला टॉपिक कौन सा, देखिए क्या लिखा हुआ है, टैकलिंग द डिसइन्फॉर्मेशन थ्रेट इन इंडिया। अफवाह एक बहुत बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो रिपोर्ट है उसमें भी इस चीज़ को माना गया है कि डिसइन्फॉर्मेशन फैला के आप किसी भी देश को अस्थिर बना सकते हैं। डिसइन्फॉर्मेशन फैला के किसी भी समाज को अस्थिर बना सकते हैं आप। तो ये जो है एक बड़ा थ्रेट बन गया है और माध्यम भी बहुत आसान हो गया है, सुलभ हो गया है, सभी के पास माध्यम होता है। कहीं भी कैमरा खोला, पता नहीं कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं, वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए। और डिसइन्फॉर्मेशन को टैकल करने के भारत सरकार को भी अपनी रणनीतियों को चेंज करना पड़ेगा। केवल इंटरनेट शटडाउन के माध्यम से आप डिसइन्फॉर्मेशन को टैकल नहीं कर सकते हैं। आप अधिकारी बनेंगे, आप मुझे बताइए अफवाहों से कैसे डील किया जाए। जैसे हर पेपर के पश्चात कि पेपर लीक हो चुका है, हो सकता है लीक हुआ हो, ना लीक हुआ हो, लेकिन अफवाह के कारण से कई बार स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर चली जाती है। दंगे फसाद में भी आपने देखा होगा कि भारत सरकार जो है या स्थानीय प्रशासन है सबसे पहले क्या करती है, इंटरनेट शट डाउन कर देती है। क्यों? ताकि इन्फॉर्मेशन जगह जगह पर फैले ना, प्रसार ना हो इसका। तो उसी को लेकर ये छोटा सा आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में जिसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश कर। 70 बीपीएससी मेंस में एक टॉपिक मानकर चलिए, साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट या फिर डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज,
डीप फेक से पूछा जा चुका है। इस तरह के टॉपिक से एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि नया सोशल इशू जो आप पढ़ते हैं, सामाजिक जो हम मुद्दे पढ़ते हैं, उसमें सामाजिक मुद्दे में अभी एक नया मुद्दा जुड़ गया है और सामाजिक मुद्दे से एक सवाल आपके एग्जामिनेशन में लॉन्ग फॉर्मेट में पूछा जाता है। डिसइंफॉर्मेशन की वैश्विक स्थिति, WEF रिपोर्ट 2025। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 के अनुसार डिसइंफॉर्मेशन सबसे बड़ा अल्पकालिक वैश्विक खतरा माना जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला है कि भाई साहब, ये सबसे बड़ा वैश्विक खतरा बनता जा रहा है। अगर हमने इसको टैकल नहीं किया, वो भी भारत जैसे बड़े आबादी वाले देश में, जहाँ पर हमारी डिजिटल साक्षरता बहुत कम है। डिजिटल साक्षरता मतलब व्हाट्सएप पर कुछ भी आया हो हम उसको सही मान लेते हैं, ऑनलाइन कुछ भी देखा हम उसको सही मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, AI के ज़माने में ये बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। डिसइंफॉर्मेशन प्राकृतिक संसाधन, AI जनित सामग्री, ध्रुवीकरण समाज को बांटने में सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देता है, जिसके तथ्य और झूठ को अलग करना कठिन हो जाता है। तथ्य और झूठ को अलग करना आजकल बहुत कठिन हो जाएगा, जिसके कारण से डिसइंफॉर्मेशन फैलाना बहुत आसान होगा। जो समाज विरोधी तत्व हैं या देश विरोधी जो तत्व होते हैं, वो इसको आसानी से उपयोग कर सकते हैं। भारत में डिसइंफॉर्मेशन की स्थिति क्या है? भारत में 900 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोग करता है, जो डिसइंफॉर्मेशन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। 900 मिलियन, आप इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी आबादी है ये। भारत की विविध सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य डिसइंफॉर्मेशन के प्रसार के लिए अनुकूल है। विविध सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य का मतलब क्या हुआ? अपने यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ हैं और सभी की विचारधारा अलग अलग है। समाज में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुल धर्म है, एक धर्म के अंतर्गत भी डिवीज़न है, तो वहाँ पर डिसइंफॉर्मेशन के लिए काफ़ी गुंजाइश बन सकती है। डिसइंफॉर्मेशन न केवल राजनीतिक आर्थिक संकट को बढ़ावा देता है, बल्कि उपभोक्ता का विश्वास, अंतर्राष्ट्रीय तनाव, सामाजिक एकता को भी प्रभावित करता है कहीं न कहीं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ रहा है, जो हमारे आंतरिक नहीं बल्कि बाहरी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है। मुख्य धारा मीडिया में डिसइंफॉर्मेशन का प्रसार बढ़ रहा है। नागरिक अब सोशल मीडिया पर समाचारों के अधिक निर्भर हैं और सोशल मीडिया में मैक्सिमम चीज़ किस पर चलता है कि आप क्लिक कीजिए, उसी के आधार पर थंबनेल डिजाइन किए जाते हैं और उसी के आधार पर सनसनीखे वाले जो न्यूज़ होते हैं वो फैलाए जाते हैं। सही फैक्ट आज भी बहुत कम लोग आपको देते हैं। डिसइंफॉर्मेशन के प्रसार का अनियंत्रित है, लोग इसे सत्य मान लेते हैं, खासकर जब या दोस्त या परिवार से आता है, और व्हाट्सएप पर जब आता है तब तो और भी ज़्यादा लोग सही मान लेते हैं। व्हाट्सएप चलाना ही मैंने छोड़ दिया था। डिसइंफॉर्मेशन का प्रभाव क्या है? भारत के लोकतांत्रिक और सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकता है, सामाजिक विभाजन को गहरा करता है, राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है। ये सामाजिक विभाजन को गहरा करना मतलब हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो गया, हिंदू हिंदू में डिवाइड हो गया, जातिगत डिवाइड हो गया। आपने देखा है जातिगत रूप से लोगों को क्या करते हुए, तो ग्लोरी करते हुए कि हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम उस कास्ट से बिलोंग करते हैं, और हर कास्ट से रिलेटेड रील भी आपको मिल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो सोचते हैं, हम जिस प्रकार की चीज़ों को लाइक करते हैं, उसी प्रकार की चीज़ें हमारे समक्ष आती है, और आजकल कास्ट बेस भी क्या होते हैं, रील का निर्माण होता है। गलत सूचनाओं के कारण नीति परिवर्तन, यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम जैसे कदमों पर असर पड़ता है। भारत के प्रमुख राजनेता और राष्ट्रीय दल को सोशल मीडिया खातों द्वारा गलत सूचनाओं का सत्यापन और साझा करना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हालांकि एक जो ग्रोक है वो इसको हैंडल कर रहा है सही तरीके से, ट्विटर पर खास तौर से, जहाँ पर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे तो उसके नीचे वो रेड फ्लैग लगा देता है। IT सेल की बातचीत हम लोग कर रहे हैं। वैश्विक परिप्रेक्ष्य, भारत की स्थिति, भारत की क्या स्थिति है दुनिया के परिप्रेक्ष्य? उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में डिसइंफॉर्मेशन के खतरे का सामना कर रहा है। 2017 के डोकलाम स्टैंडअप के बाद 300 से अधिक चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया, जिसमें टिकटॉक भी शामिल था। डेटा ब्रीच के कारण से हमने ऐसा किया। साइबर पीस फाउंडेशन के एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में राजनीतिक डिसइंफॉर्मेशन में चीनी ऐप्स की भूमिका है। चीनी ऐप्स जो हैं वो भारत में राजनीतिक रूप से डिसइंफॉर्मेशन को फैलाते हैं। हम 75 वर्ष दोस्ती के मना रहे हैं आज, भारत और चीन। आपको पता है कि चीन के राष्ट्रपति ने बोला है कि भारत और चीन की दोस्ती जो है वो काफ़ी आगे तक जाएगी, और विक्रम मिस्री जो हमारे विदेश सचिव है ना, उन्होंने भी बोला है कि हमारे लिए इस रास्ते पर चलना कठिन तो है लेकिन हम चलेंगे, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। भारत और चीन के 75 वर्ष पूरे हो रहे दोस्ती के, लेकिन वहाँ पर यह भी हमें पता चलता है कि भारत में पॉलिटिकल रूप से डिसइंफॉर्मेशन फैलाए जाते हैं, जो पॉलिटिकल तनाव बनाते हैं, उसमें चीनी ऐप्स की बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ही लेखक महोदय कह रहे हैं, और आर्टिकल आया है पेपर में। सामान्य मुद्दों 63.6% और धार्मिक मुद्दों 16.8% पर डिसइंफॉर्मेशन सबसे अधिक सक्रिय है। धार्मिक मुद्दे
और सामान्य मुद्दे जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन है। अभी रामनवमी आ रहा है, देखिए अब कैसा दुर्भाग्य हो गया है। होली आए, दिवाली आए, रामनवमी आए, महाराणा प्रताप की जयंती आए, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आए। कल होता है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, शायद 3 अप्रैल को होता है। जितने भी बड़े उपलक्ष्य होते हैं उन सभी पर आपको कहीं न कहीं सामाजिक तनाव देखने को मिलेगा। देश में कुछ न कुछ आपको सामाजिक तनाव दिखता है, उसके पीछे भी कहीं न कहीं ये डिसइंफॉर्मेशन और ये जो तमाम चीज़ें, हेट स्पीच, इनका कहीं न कहीं रोल रहता है। व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म डिसइंफॉर्मेशन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की छवि को विकृत करने का खतरा बढ़ रहा है, खासकर मेटा जैसे प्लेटफॉर्म पर। मेटा यानी कि इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारा मेटा का है, यानी कि फेसबुक का ही है। प्रभाव क्या पड़ता है? अमेरिका में युवा डिसइंफॉर्मेशन के सबसे बड़े शिकार हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 के अनुसार उच्च आय वाले देशों की तुलना में निम्न आय वाले देशों में डिसइंफॉर्मेशन का प्रभाव अधिक है। अमेरिका में तो सबसे ज़्यादा युवाओं पर प्रभाव है, और उच्च आय यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी तुलना में गरीब कंट्री और विकासशील जो देश हैं, डेवलपिंग नेशन जो हैं, उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। भारत में जहाँ पर डिजिटल साक्षरता कम है, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तो एक कीवर्ड आ गया था। इस कीवर्ड को उपयोग करें अपने आंसर राइटिंग में कि इस डिजिटल साक्षरता हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए क्या होगा, चीज़ों को समझना आसान होगा। कोई भी फोटो देखकर हम ये ना मान लेंगे कि ये सत्य है, कोई भी पोस्ट देखकर हम ये ना मान लेंगे कि सत्य है। खुद से गूगल करेंगे, और अगर है भी सत्य तो हमारा क्या लेना देना, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाया कीजिए। कई बार गलत चीज़ें भी सही हो जाती हैं, तो अच्छा होता है कि उसको लेकर टेंशन बनाए तो आगे बढ़ जाइए। सुझाव क्या दिया अब इन्होंने? पहला दिया है डिजिटल साक्षरता और जागरूकता को बढ़ाना। डिजिटल साक्षरता और जागरूकता को बढ़ाना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जोखिम मूल्यांकन और पारदर्शिता के लिए मजबूत बनना चाहिए कि किस प्रकार के डिसइंफॉर्मेशन को आप प्रमोट कर देते हैं कई बार, क्योंकि वो आपके एल्गोरिदम के हिसाब से सही बैठ रहा होता है। साइबर सुरक्षा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना पड़ेगा हमें। गलत सूचनाओं को फैलाने वाले दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं को, मतलब कि लोगों को, जो भी पार्टीज होते, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो, कोई ट्विटर हैंडल हो, कोई इंस्टा पेज हो, सभी को हमें क्या करना पड़ेगा? एक सख्त कानून के द्वारा निपटना पड़ेगा। स्वतंत्र अनुसंधान और डिसइंफॉर्मेशन निगरानी के लिए मजबूत तंत्र की आवश्यकता है, जैसे भारत की आरबीआई की वित्तीय साक्षरता पहल और अमिताभ बच्चन के साथ साइबर सुरक्षा अभियान जो आरबीआई ने चलाया हुआ है। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले केएल राहुल वगैरह भी ऐड में आते थे, स्मृति मंधाना वगैरह भी ऐड में आते थे, उसमें भी यही चीज़ बताया जाता था कि भाई हमें डिसइंफॉर्मेशन से बचना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले आपने पंकज त्रिपाठी का भी ऐड देखा होगा, जिसमें वो बोलते हैं कि कोई भी चीज़ अगर मैसेज आया है तो सही ही हो, ऐसा नहीं होता है। डिसइंफॉर्मेशन से निपटने में सहयोग, इसके लिए क्या है? सिविल सोसाइटी समूह, नियामक और शोधकर्ताओं के बीच महत्वपूर्ण हमें सहयोग स्थापित करना पड़ेगा। फैक्ट चेकिंग के लिए अलग अलग एनालिसिस यूनिट वगैरह का निर्माण भी करना पड़ेगा, जिससे डिसइंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकें? रोक सकें। डिसइंफॉर्मेशन का मुकाबला करना प्रौद्योगिकी की एक परीक्षा है। टेक्नोलॉजी के साथ सबसे बड़ी जो सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों के साथ सबसे बड़ी जो डिमेरिट जुड़ी हुई है वो है फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन। डिसइंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन है उसको विकृत तरीके से या आधा अधूरा आपके सामने पेश करना, इसी को डिसइंफॉर्मेशन कहा जाता है। मैं आपको बोलूँ कि भाई पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ये क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन है। वहीं पर मैं बोलूँ कि पाकिस्तान की जो वर्तमान राजधानी इस्लामाबाद है, ये पहले कुछ और हुआ करता था, बाद में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। हो सकता है कि ये गलत हो जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन चूँकि इसका पहला लाइन जो था वो है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, उसके बाद का लाइन अगर गलत भी है तो लोग कई बार उसको इग्नोर कर जाते हैं। मैं सामान्य मानविकी आपको समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से काम करता है डिसइंफॉर्मेशन। 2 सही चीज़ों का न्यूज़ देना और उसके बीच में 3 गलत न्यूज़ घुसा देना, इसी को कहा जाता है डिसइंफॉर्मेशन। या तो 100% ही फेक न्यूज़ को फैला देना, वो भी एक डिसइंफॉर्मेशन होता है, जो हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य, सत्य, एकता और समानता को प्रभावित करता है। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ एकजुटता और विविधता में अपनी ताकत का उपयोग कर सकता है, और अगर हमने नहीं किया तो हमारे लोकतांत्रिक ढांचा को ये नुकसान पहुँचाएगा। इससे निपटने के लिए हमें ईयू जैसा भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम जैसे कानूनों को सख्ती से लागू करना पड़ेगा, जिससे भारत में भी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना मुश्किल हो जाए। इस न्यूज़ को कृपया करके ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कारण, तो आप बता सकते हैं इंटरनेट का तेज़ी से प्रसार, डिजिटल साक्षरता की कमी, सख्त कानून की कमी, ये जागरूकता की कमी, धार्मिक रूप से पार्टियों के द्वारा क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है,
धर्मांधता को बढ़ावा दिया जाता है। आईटी सेल जो पार्टियां के हैं आधे से ज़्यादा नफरत वही फैलाते हैं। तो कुछ कारणों को आप लिख दीजिएगा, समाधान में भी आपको बता ही दिया है मैंने, आप उसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है अपना, इंडिया चिले एग्री टू बिगेन टॉक फॉर इकोनॉमिक पार्टनरशिप पैक्ट। चिले के राष्ट्रपति महोदय अपने दल बल के साथ भारत पहुंचे हैं और बातचीत हो रही है। दरअसल में हमें चिली से क्या चाहिए, तो हमें चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? ऐसे खनिज संसाधन जो देश के रणनीतिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दृष्टिकोण से, सैन्य दृष्टिकोण से और साइंस एंड टेक के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उनको क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। भारत सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स का लिस्ट भी तैयार किया हुआ है, जो मैंने आपको कितनी ही बार पढ़ाया भी। तो चिले के पास प्राकृतिक संसाधन भरपूर हैं, खास तौर से तांबा की मैंने बातचीत की। तांबा का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है ये, और अर्जेंटीना वगैरह के बारे में बताया मैंने आपको। अब ज़रा देखिए कि क्या है ये न्यूज़ क्या है। भारत और चिली की व्यापक आर्थिक साझेदारी पहल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA पर चर्चा शुरू करने का निर्णय ले रहे हैं। देखिए, भारत इसके साथ अभी चर्चा ही शुरू कर रहा है और इस चर्चे में हम क्रिटिकल मिनरल्स को विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं और आने वाले समय में हम इकोनॉमिक पार्टनरशिप की घोषणा भी कर सकते हैं। यह घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने चिली के, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति चिली के कौन है, तो गैब्रियल बॉरिक फोंट के साथ नई दिल्ली के एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान की गई है। तो इसके कारण से ये चर्चा में आ गया है। चिली के राष्ट्रपति 1 से 5 अप्रैल तक भारत की राजनयिक यात्रा पर थे, जहां उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं से मुलाकात की। उद्योग जगत यानी कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट के होते हैं, उनसे भी मुलाकात किया है उन्होंने और बोला है कि आप भी चिली में आकर के निवेश कीजिए। चिली दुनिया में लिथियम क्यों चाहिए? क्योंकि हमें बैटरी का निर्माण करना है। बैटरी का निर्माण क्यों करना है? क्योंकि इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वगैरह जो बनते हैं उसमें लिथियम के बैटरी का उपयोग होता है और इसके कारण से हमें चाहिए। कॉपर के सबसे बड़े भंडार वाला देश है, लिथियम और कॉपर के सबसे बड़े भंडार वाला देश कौन सा है? तो चिली। जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी के लिए महत्वपूर्ण होता है, दोनों ही चीज़ हमें चाहिए होता है। किसके लिए? तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए हमें चाहिए होता है। चिली वैश्विक खनिज आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत इन खनिज का उपयोग डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसके निर्माण के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे, अंतरिक्ष, अन्य क्षेत्र जैसे सेना, स्ट्रैटेजिक कहा जाता है इसको, सैन्य इक्विपमेंट के निर्माण वगैरह के लिए भी कर सकता है। तो भारत को ये चाहिए और चिले को पैसा चाहिए, हम देंगे, हम काम करेंगे मिलकर और दोनों देश मिलकर काम करेंगे। भारत चिले व्यापार संबंध। चिले दक्षिण अमेरिका में भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चिले दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। साउथ अमेरिका में बड़े बड़े देश हैं। 2024 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $3.3 बिलियन तक पहुंच गया, जो 2015-20 में $1.5 बिलियन रहा था। से कितना हो गया है? 3.3, 2 गुने से भी 0.3 बिलियन ज़्यादा हो गया। क्या ये डेटा याद रखना है? नहीं, हमें बस ये याद रखना है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और चिले का व्यापार 2 गुने से तेज़ी से बढ़ गया है। बस बात खत्म। मत लिखिए डेटा, याद है तो लिख दीजिए, नहीं तो इस प्रकार से भी लिख कर भर सकते हैं, मेंस में काम आएगा ये सब ट्रिक। 2024 में भारत से चिले को निर्यात $1.2 बिलियन और चिली से आयात $2.6 बिलियन का रहा है। चिले से भारत को निर्यात में आधे से अधिक कॉपर अयस्क, कॉपर सांद्र, कंसंट्रेटेड अपरिष्कृत कॉपर जो होते हैं और कॉपर स्क्रैप शामिल है। इसके बाद मेलिब्डेनम अयस्क और सांद्र है, ये सब हमें मंगाते हैं वहाँ से। कच्चे माल हम खासतौर से लाते हैं जिसका उपयोग भारत में किया जाता है। भारत में लिथियम आयन बैटरी निर्माण अभी प्रारंभिक चरण में है, इसलिए भारत चिली से लिथियम आयात नहीं करता है। आने वाले समय में हम करना चाहते हैं ताकि सस्ता लिथियम मिले तो हम अपने यहाँ पर बैटरी बनाएं और बैटरी मोबाइल में लगा करके आप रील देखें। भारत चिली साझेदारी के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, ये संभावनाएं हैं। लिथियम मैंने बता ही दिया आपको। भारत चिली के साथ डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे, अंतरिक्ष, अन्य क्षेत्रों में भी हम क्या करेंगे? अपने संबंधों को स्थापित करेंगे। भारत के कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी, चिले के खनन मंत्री औरोरा विलियम्स ने खनन क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी की संभावनाओं पर भी चर्चा किया है। ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल भारत से चिली को निर्यात में अग्रणी है। ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाएं और गाड़ियां, ये सब हम चिली को निर्यात करते हैं।
भारत और चिली ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के लिए पारस्परिक हित का प्रतीक भी है और दोनों देश संगठित अपराध, ड्रग तस्करी, आतंकवाद जैसे मुद्दों से निपटने के लिए भी सहयोग का निर्णय ले रहे हैं। दरअसल में दक्षिण अमेरिका, आपने वो देखा है क्या वेब सीरीज, ड्रग वाले का वेब सीरीज, क्या नाम भूल जाता हूँ मैं उसका नाम, बहुत दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर था वो, तो उसका दक्षिण अमेरिका का क्या है ना, दक्षिण अमेरिका के जितने बड़े देश आपको दिखते हैं, ब्राज़ील छोड़ के, अर्जेंटीना भी छोड़ दीजिए, बाकी जितने देश आपको दिखते हैं, इक्वाडोर हो गया, चिले हो गया, मैक्सिको हो गया, मैक्सिको तो उत्तरी अमेरिका में आता है, फिर भी ये सारे देश गैंग वॉर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते, बड़े बड़े गैंग होते वहाँ पर, तो उनसे निपटना आसान नहीं होता। ड्रग तस्करी भी एक बहुत बड़ा इशू है वहाँ पर। तो इस तरह के इशू को निपटने के लिए, चूँकि भारत में भी ड्रग तस्करी इशू है, तो हम दोनों देश अपने एक्सपीरियंस को साझा कर सकते हैं और उसके आधार पर निपट सकते हैं। भारत चिली संबंधों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है? चिली भारत के लिए लैटिन अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। राष्ट्रपति बोरिक ने कहा कि भारत और चिली पिछले 7 दशक से एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को साझा करते हैं। दोनों से पिछले 16 वर्षों में भारत की यात्रा करने वाले चिली के राष्ट्रपतियों की मेजबानी की है। भारत और चिली के साझा हित भी हैं। दोनों देशों ने अंटार्कटिका को एक प्रवेश द्वार, गेटवे के रूप में देखा है, जहां भौगोलिक निकटता और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। अंटार्कटिका में दोनों देश एक साथ काम करने पर भी देख रहे हैं संभावनाएं। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार व अन्य वैश्विक चुनौतियों पर एकजुटता दिखाने की बात की है। भारत और चिली सांस्कृतिक व आर्थिक क्षेत्र में एक दूसरे की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि भारत और चिली जो हैं उनका रिलेशन है, व्यापार भी है, लेकिन जब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन होता है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये होता है बहुत बड़ा, विस्तारित है ये, और इकोनॉमिक पार्टनरशिप का मतलब होता है हम पार्टनरशिप के तौर पर बढ़ेंगे, हम दोनों देशों अपने अपने साझा हितों को सामने रखेंगे और उस पर काम करेंगे। तो जब हम इतने बड़े डील को साइन करते हैं ना, तो हमें और भी क्षेत्र दिखते हैं, जैसे यूएनएससी में हम सुधार की बात कर सकते हैं, यूएन में सुधार की बात कर सकते हैं, भारत का समर्थन चिली कर सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। तो ये अलग अलग आयाम फिर इसमें जुड़ते जाते हैं। 1991 के पश्चात से IR में मैंने पढ़ाया था, पहला वीडियो जब IR का मैंने पढ़ाया था, 1991 के बाद से दुनिया सैन्य गठबंधन नहीं बनाती है, सैन्य रूप से एकजुटता नहीं होती है, इकोनॉमिक फैक्टर सबसे पहले आता है। अब कोई भी देश के साथ अगर संबंधों को आपको अच्छा करना है तो आप इकोनॉमिक रूप से पहले मजबूत कीजिए संबंधों को, बाकी संबंध अपने आप सही होने लग जाते हैं। चीन के साथ हमारा इतना बड़ा सीमा विवाद है, लेकिन इकोनॉमिक रूप से हमारा रिलेशन शानदार है, हमारी उस पर आत्मनिर्भरता बहुत ज़्यादा है, उसकी भी हम पे आत्मनिर्भरता बहुत ज़्यादा है, मतलब आत्मनिर्भरता नहीं, निर्भरता, आत्मनिर्भरता शब्द गलत हो जाएगा। तो ये क्या है, 1991 के बाद जो विश्व बदला है वो उसमें इकोनॉमिक रूप से आपको संगठनों का निर्माण अधिक दिखेगा। ब्रिक्स ले लीजिए, SCO ले लीजिए, G20 ले लीजिए, बीमस्टेक ले लीजिए, जितने भी आपको दिखेंगे सब के सब इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर बने हुए संगठन हैं। अब बनने शुरू हुए हैं कोरोना के पश्चात, क्वाड जैसे संगठन उभर कर सामने आए हैं, जिसमें हम सैन्य रणनीतिक रूप से और ऑकस जैसी चीज़ें भी देखने को मिलती है, नहीं तो मैक्सिमम आर्थिक संगठन आपको दिखेंगे। 1991 में USSR के फॉल के पश्चात इकोनॉमिक रूप से दुनिया एकजुट होने शुरू हुई है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक बिहार स्पेशल का है, द डिकेड ओल्ड डिस्प्यूट ओवर हु कंट्रोल महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल को कंट्रोल करना है, बताइए, भगवान को इंसान कंट्रोल करने लग गए। मानते हैं भगवान का वास होता है मंदिर और उसको हम इंसान कंट्रोल करते हैं, यही है दुनिया में कॉन्ट्राडिक्शन। महाबोधि मंदिर का ऐतिहासिक महत्व क्या है? अब ये बताने की चीज़ है क्या? दुनिया का सबसे शानदार बुद्ध मंदिर में से एक है और उस शानदार स्ट्रक्चर के मामले में भले छोटा हो, लेकिन महत्व के मामले में सबसे शानदार है। महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में स्थित है, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। कब घोषित किया गया, कृपया मुझे बता दें कमेंट करके, क्योंकि पूछा गया है। यह मंदिर बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ भगवान बुद्ध को 531 ईसा पूर्व में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मंदिर के पास ही बोधि वृक्ष डायमंड थ्रोन है, जो एक पत्थर की स्लैब है और आज भी मौजूद है। मंदिर का मूल ढांचा सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था, लेकिन वर्तमान संरचना 5वीं-6वीं शताब्दी के जैसे गुप्त काल में बनवाया गया था। भारत के इतिहास में आपको बहुत कम राजा दिखेंगे, दिल्ली सल्तनत के पश्चात दिखेंगे। दिल्ली सल्तनत से पहले जो धार्मिक रूप से धर्मांध थे, गुप्त जो थे, वो वैष्णव धर्म को मानते थे।
वैष्णव संप्रदाय को बहुत ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया। उनका गरुड़ था उनका क्या तो साइन, और वैष्णव मंदिर का भी निर्माण किया उन्होंने। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि उन्होंने बुद्ध भगवान के मंदिर का भी निर्माण किया गुप्त काल में। मंदिर को 13वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के पतन के बाद छोड़ दिया गया था, लेकिन 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसे पुनर्जनन किया और उन्होंने फिर से इसको रिनोवेट किया और फिर से उसको उसकी संरचना में लाए वो। ठीक है। विवाद का आधार क्या है? बोध गया महाबोधि मंदिर का नियंत्रण दशकों से विवाद का विषय रहा है और वहाँ पर नियंत्रण को लेकर अब क्या हो रहा है तो विवाद हो रहा है और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ये विवाद हिंदू और बौद्धों के बीच में है। दोनों मंदिरों पर नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से तो हिंदू धर्म में ही बौद्धिज्म भी शामिल होता है ना। बुद्ध, जैन और सिख ये हिंदू धर्म के ही भाग होते हैं, ये अलग नहीं है। ठीक है। यह विवाद हिंदू और बौद्धों के बीच में है। मंदिर का प्रबंधन वर्तमान में 1949 के बोध गया मंदिर अधिनियम, बोध गया टेम्पल एक्ट, इसी को लेकर में विवाद है। और 2 महीनों 3 महीने से वहाँ पर मॉन्क लोग जो है ना, साधु सन्यासी लोग बुद्ध धर्म से रिलेटेड, वो सब धरना प्रदर्शन में बैठे हुए। गुरु बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। इस एक्ट के तहत में BTMC बनाया गया, बोध गया मंदिर कमेटी जो प्रबंधन बनाया, मैनेजमेंट कमेटी जो बनाया गया है, वो इसी के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट देखा जाता है। एक्ट के तहत में उसको शक्तियाँ मिली हुई हैं और उस शक्ति के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। इसी नियंत्रण को लेकर में चल रहा है कि हमें पूरा नियंत्रण दो, कंट्रोल हमारे हाथों में दो। BTMC में 9 सदस्य होते, जिनमें 4 हिंदू 4 बौद्ध होते हैं, जो अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामित हिंदू होता है। अब इसी को लेकर विवाद है कि इन चारों हिंदुओं को हटाओ और ये जो नामित हिंदू है इनको हटाओ। मुझे तो कभी आज तक समझ में नहीं आया कि हिंदुइज्म बौद्धिज्म अलग अलग है। हम भी बिहार से ही हैं, इसी देश के वासी भी हैं। मुझे तो कभी नहीं दिखा कि हिंदुइज्म बुद्धिज्म अलग अलग है। कौन सा ऐसा हिंदू होगा जिसके घर में बुद्ध की कोई मूर्ति ना हो, कोई छोटा मोटा फोटो ना हो या कुछ हो ना। खैर चलिए, यहाँ पर ये एक्ट और इस चीज़ को लेकर विवाद है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये क्यों है तो क्योंकि BTMC जो कमेटी है उसमें 9 मेंबर होते हैं, जिसमें 4 हिंदू होते हैं, 4 बौद्ध होते हैं, और जो अध्यक्ष होता है उसको राज्य सरकार के द्वारा नामित किया जाता है जो हिंदू होता है। तो इसमें कितने हो गए? 5 हिंदू हो गए और 4 बौद्ध हो गए। लेकिन संवैधानिक तौर पर तो ये दोनों एक ही होते हैं। बौद्धों का दावा, बौद्ध समुदाय का कहना है कि मंदिर पर उनका विशेष अधिकार होना चाहिए क्योंकि यह बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। बौद्धों का तर्क है मंदिर का प्रबंधन हिंदुओं के पास होना अनुचित है क्योंकि यह उनकी आस्था केंद्र है। 2002 में श्रीलंका के 13वें 19वीं शताब्दी के बौद्ध भिक्षुओं ने मंदिर को बौद्धों को नियंत्रण देने की मांग की थी। बौद्धों का कहना है कि मंदिर का प्रबंधन 19वीं शताब्दी तक श्रीलंका के भिक्षुओं के पास था, लेकिन ब्रिटिश काल में इसे हिंदू पुजारी महंत को सौंप दिया गया था। बौद्ध समुदाय ने 1949 के बाद से मंदिर के प्रबंधन में बदलाव की मांग की है। हिंदुओं का दावा, हिंदुओं का कहना है कि मंदिर का प्रबंधन उनके पास होना चाहिए क्योंकि बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाता है। भगवान बुद्ध को 9 अवतार माना जाता है ना, भगवान विष्णु का, और 10वां अवतार जो है वो कौन होंगे? 10वें अवतार हैं शायद भगवान बुद्ध, और कल्कि होंगे जो अभी आए नहीं हैं। तो विष्णु के अवतार में तो भगवान बुद्ध को हमने रख दिया, तो उनको भी हिंदू धर्म का हिस्सा बना दिया हमने। हिंदुओं का तर्क है भगवान बुद्ध को हिंदू धर्म विष्णु का अवतार माना जाता है और स्वामी विवेकानंद जैसे हिंदू विचारकों ने भी इसको समर्थन दिया है। उन्होंने ये बोला कि बुद्धिज्म कोई अलग नहीं है। वर्तमान मंदिर का प्रबंधन हिंदू पुजारी महंतों के पास है, हिंदू समुदाय इसे बनाए रखना चाहता है। अभी तक आप सोच नहीं पाए होंगे कि विवाद क्यों हो रहा है। फिर दरअसल में 1954 ईस्वी में बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा नव बौद्धयान की शुरुआत हुई, जो हिंदुइज्म से बिल्कुल ही अलग है। उससे पहले का जो बुद्धिज्म है वो हिंदुइज्म से अलग नहीं माना जाता है, लेकिन नव बौद्धयान जो है वो हिंदुइज्म से अलग है क्योंकि उन्होंने घोषणा किया था अपने समर्थकों के साथ में हिंदू धर्म को त्याग किया था और उन्होंने बोला था कि हम नव बौद्ध धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो वो जो बुद्धिज्म होता है वो बिल्कुल अलग होता है, उनका मंदिर वगैरह भी बिल्कुल अलग होता है और वो हिंदू धर्म से खुद को अलग मानते हैं। लेकिन ये जो मंदिर है ये तो आज का नहीं है, ये तो काफ़ी पुराना मंदिर है। तो विवाद इस चीज़ को लेकर भी है। नव बौद्धयान का उदय ज़्यादा हो रहा है सोशल मीडिया सहित बाकी जगहों पर आपको ज़्यादा सक्रिय दिखेंगे, तो उसके कारण से इस तरह की चीज़ों को हवा मिलता है।
बोधगया मंदिर अधिनियम, उनकी आलोचना। 1949 का बोधगया मंदिर अधिनियम बीजीटीए मंदिर के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। बीजीटीए के तहत बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति में 4 हिंदू 4 बौद्ध सदस्य होते हैं। अध्यक्ष हिंदू होते हैं, इसे राज्य सरकार नामित करती है। बौद्ध समुदाय व्यवस्था की आलोचना करता है क्योंकि हिंदुओं के तहत मैनेज किया जाता है इसको। कानूनी और सामाजिक पहलू क्या है? 2012 में बौद्ध भिक्षु ने मंदिर के प्रबंधन हिंदुओं की भूमिका के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2012 में याचिका दायर करने वाले 2 बौद्ध भिक्षुओं को मंदिर के प्रबंधन में हिस्सेदारी देने की मांग को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। 13 साल के बाद भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बौद्ध समुदाय का कहना है हिंदू रीति रिवाजों का मंदिर प्रचलन उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, ऐसा बौद्ध धर्म के लोग कह रहे हैं। हालिया घटनाक्रम, मंदिर समुदाय ने मंदिर के प्रबंधन में बदलाव की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन किया है और वर्तमान में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वो 2012 में तो प्रदर्शन और भी ज़्यादा हो गया था क्योंकि वो अपना नियंत्रण की मांग कर रहे थे। दरअसल में बुद्ध धर्म में अगर मूर्ति का निर्माण हुआ है, मूर्ति की पूजा हो रही है, तो महायान संप्रदाय वो कहलाता है। और महायान संप्रदाय हिंदुइज्म के काफ़ी करीब माना जाता है। इसमें तंत्र मंत्र पूजा पाठ की विधियां मौजूद होती हैं। हीनयान में मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित नहीं की जाती है। बुद्ध को भगवान नहीं माना जाता है, बल्कि उनको केवल एक महापुरुष की संज्ञा दी जाती है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य क्या है? महाबोधि मंदिर वैश्विक बौद्ध समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। श्रीलंका, थाईलैंड, जापान जैसे देशों के बौद्ध भिक्षु इस विवाद में रुचि रखते हैं और वो भी इस विवाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। भारत छोड़ के एशिया के सभी बड़े देशों में आपको बुद्धिज्म का प्रभाव दिखेगा। भारत में क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, उन्होंने शास्त्रार्थ कर करके बुद्धिज्म को भारत से लगभग निपटा दिया। नेक्स्ट टॉपिक है जिसको केवल ऐड ऑन करना है। कल का वीडियो आपने देखा है, कल का वीडियो केवल रिवीजन वाला आपने देखा है। उसमें मैंने बताया है कि ईयर ऑफ रिफॉर्म के रूप में हम लोग मना रहे हैं सेना के लिए। रक्षा मंत्रालय ईयर ऑफ रिफॉर्म के रूप में मना रही है। उसमें केवल इस फैक्ट को ऐड कर देना और कुछ नहीं करना है। इसके पीछे के कारण पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में कि क्या कारण है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 12% से ग्रोथ हो गया है, या हाल के दिनों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है, रक्षा निर्यात बढ़ा है, अब सामान हम बाहर बेचने लग गए हैं, गोली बम बारूद बेचने लग गए हैं, तो उसका क्या कारण है ये पूछा जा सकता है। राजनाथ सिंह जी महोदय हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि एट 2.7 बिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट 24-25 अब बाय 12% हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ गया। अब इसी न्यूज़ को जरा क्रक्स में यहाँ पर देख लेते हैं। भारत के रक्षा निर्यात में 23,622 करोड़ रुपए, लगभग 2.76 बिलियन डॉलर का आंकड़ा छुआ है। हम धीरे धीरे करके एक्सपोर्टर भी बनते जा रहे हैं डिफेंस का। वहीं दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इम्पोर्टर भी हैं, हम इम्पोर्ट भी करते हैं। किसने बोला है? सिप्री ने बोला है। सिप्री एक संस्था है जो आंकड़ों वगैरह पर ध्यान देती है, हथियार वगैरह की खरीद बिक्री पर, और वर्ल्ड पीस के लिए काम करती है। उसी ने यह आंकड़ा जारी किया है। 2023-24 की तुलना में 12.4% की वृद्धि दर्शाई गई है इसमें, जिसमें बताया गया कि रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। राजनाथ सिंह जी ने उपलब्धि की घोषणा की है और बोला है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, उसी की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे? आत्मनिर्भर भारत को हम लोग हासिल कर लेंगे। मोदी जी ने जब 2020 में आत्मनिर्भर को शुरू किया था तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते, मैं भी कई बार करता हूँ, लेकिन आत्मनिर्भरता एक दिन में नहीं आती है, 5 साल में भी नहीं आती है, 10 साल में भी नहीं आती है। ये आपको कंटिन्यू एफर्ट लगाना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। 10, 20, 50, 60 सालों में जा कर के आप एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर पाते हैं। यूँ नहीं हो जाता कि चुटकी बजाओ आत्मनिर्भरता हासिल कर लो, ऐसे काम नहीं होता। लेकिन लक्ष्य जो हमने बनाया हुआ है उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, तो एक दिन हम लक्ष्य पर जरूर पहुँचेंगे। 2023-24 में रक्षा निर्यात 15,209 करोड़ रुपए है, जो 5,874 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र और DPSU मतलब कोई भारत सरकार और प्राइवेट दोनों ने मिलकर किए हैं। 24-25 में आंकड़ा बढ़कर 15,233 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र में और 8,389 करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र का हो गया है। यानी कि सरकारी और निजी मिलकर के बहुत बड़ा हिस्सा निर्यात कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत ने मुख्य रूप से सैन्य बलों को स्वदेशी उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करके यह वृद्धि हासिल की है। याद होगा 2020 का साल याद कीजिए, 21 का, जब भारत सरकार ने ऐलान किया कि आज से 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो सेना यूज करती है उसका इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, बंद। तो भाई क्या होगा? देश से बनाएंगे हम। इसी तरीके से काम होता है। जैसे आप प्रतिज्ञा लेते हैं ना, इस बार मार्केट से कोई नोट्स नहीं खरीदेंगे, हम खुद ही बनाएंगे, तो समय देना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है गुरु। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ भी नहीं। एक चाय की दुकान को भी अगर आपको आगे बढ़ाना है तो दिन रात मेहनत करना पड़ता है। BPSC UPSC बहुत बड़ी चीज़ है। भारत ने 2024-25 में 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात किए हैं। 80 देशों को हमने बेचा है,
गोला बारूद, हथियार उपप्रणालियाँ उनके हिस्से शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में स्वीकार्यता को बढ़ा लिया है, हमें अब लोग स्वीकार कर रहे हैं, अपना दुकान जम रहा है धीरे धीरे करके। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने 24-25 में रक्षा निर्यात को 42.85% की वृद्धि दर्ज की है। डीपीएसयू ने डिफेंस पब्लिक सेक्टर जो यूनिट है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट, डिफेंस में भारत सरकारी कंपनियां 8,389 करोड़ रुपए के निर्यात के पिछले वर्ष की तुलना में एक बहुत बड़ी छलांग है। निजी क्षेत्र ने भी 15,233 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। उन्होंने बोला है, कहा कि अपनी यह उपलब्धि अंडर पीएम श्री लीडरशिप इंडिया की देन है। उन्होंने बोला कि भारत के प्रधानमंत्री जी की ये देन है, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है तो उन्होंने डिफेंस क्षेत्र में काफ़ी बड़े स्तर पर काम किया है। खरीदारी को कम करने और देश से बनी उत्पादों को बेचने पर शानदार काम किया है उन्होंने। रक्षा मंत्रालय रक्षा उत्पाद के विभाग के माध्यम से निर्यात प्रक्रिया को आसान बनाने के समर्पित पोर्टल भी बनाया है, जिससे निर्यात आसान हो सके। 24-25 में 1,762 निर्यात प्राधिकरण जारी किए गए, पिछले वर्ष 1,507 थे। इससे रक्षा निर्यातकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। रक्षा निर्यात में वृद्धि भारतीय उत्पादों की वैश्विक स्वीकार्यता को भी दर्शाती है कि हमारे जो रक्षा इक्विपमेंट हैं वो दुनिया में स्वीकार किए जा रहे हैं। अंतिम टॉपिक पर हम लोग पहुंच गए। भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की शर्तें तय की है। ट्रंप ने कहा है कि दिल्ली टैरिफ हटा रही है। अब क्या क्या ऐसे पॉइंट है, इस पॉइंट को बस एक हम लोग ओवरव्यू लेंगे, ज़्यादा नहीं डिटेल पढ़ेंगे। ज़्यादा डिटेल में तब पढ़ेंगे जब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, तब हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण हैं। वो हमें नहीं छोड़ सकता, हम उसको नहीं छोड़ सकते। आप क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर दृष्टिकोण से हम दोनों का रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। तो 2-4 रुपये के टैरिफ के लिए हम ना तो पीछे हट सकते हैं, ना तो अमेरिका पीछे हट सकता है। वहीं पर यह भी एक बात समझने की है, अगर अमेरिका हम पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा भी देता है तो कोई ऐसा नहीं कि हमारी इकॉनमी डूब जाएगी, ऐसा भी नहीं है। अमेरिका को भी नुकसान हो सकता है इसका। हो सकता है चीनी सामान जो है उसके बाज़ार पर आधिपत्य स्थापित कर ले। बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। भारत ने 29 प्रमुख भागीदारी देशों को कवर करते हुए अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ सर टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर ली है। पीएमओ कार्यालय की तरफ से इसमें इंटरफेरेंस किया गया और उसके बाद से ये समझौता हुआ है। यह समझौता 2 अप्रैल को अमेरिका द्वारा पारस्परिक टैरिफ में कटौती घोषणा के एक दिन पहले अंतिम रूप दिया गया है। समझौते की रूपरेखा राजनीतिक मंजूरी प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद तय की गई है। भारत और अमेरिका के बीच 4 दिनों की बातचीत के बाद यह समझौता औपचारिक रूप से शुरू होने के लिए तैयार है। अब बातचीत अब शुरू होने जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब बातचीत होगी, जब उसके समझौते की शर्तें आएंगी, तब हम इसको और डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए, और फिलहाल इसमें कई सारे MCQ मैंने डाल दिए हैं, जिसका आप जरूर ही प्रैक्टिस करें। कई सारे MCQ इसमें डाल दिए हैं। विश्व आर्थिक मंच की 2025 की रिपोर्ट, सबसे बड़ा अल्पकालिक वैश्विक खतरा क्या है? मान लीजिए ऐसे ही पूछ ले, यूपीएससी में भी इस प्रकार के एक आध सवाल पूछे जाते हैं ऑनलाइनर, और ये इसी प्रकार के शैली में होते हैं। कौन से सबसे बड़ा अल्पकालिक खतरा है? तो गलत सूचना, डिसइंफॉर्मेशन। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या कितनी है? 900 मिलियन के से ज़्यादा है। और इस प्रकार के छोटे छोटे सवाल भी हैं। पहले आसान सवाल होंगे 10 के करीब में, देन आपको टफ सवाल मिलेंगे। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 के अनुसार डिसइंफॉर्मेशन संबंध कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछा गया है। इसी प्रकार के कई सारे सवाल हैं जिसको आप हल कर सकते हैं, आपको मिल जाता है PDF के साथ में। ओके, तो धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो रिवीजन पर आएगा, जिसमें बिहार स्पेशल से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट का रहा 10 टॉपिक हैं, वो भी 10 बड़े बड़े टॉपिक हैं। 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो हो सकता है। 10 बड़े बड़े टॉपिक का हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन और रिवीजन। जिन बच्चों का मेंस है, डूब जाओ, जितना कर सकते हो कर लो। लाइफ टाइम में एक बार इस प्रकार का मौका मिलता है जब 2000 सीटें हों और आप मेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो। तो अगर 10 घंटे पढ़ने पड़ रहे हैं, 15 घंटे पढ़ने पड़ रहे हैं, 4 घंटे सोने पर मर नहीं जाता है कोई। ये सब भ्रम की बातें हैं। ठीक है, आप 5 घंटे 6 घंटे सो लो, लेकिन उसके बाद कुछ भी मत करो, आप कुछ भी नहीं, नथिंग। पढ़ाई और पढ़ाई। अगर मौका मिला है तो उसको चूकने नहीं देना है भाई, इस बार तो निकल जाना है। वो भी SDM DYSP जैसे भर के पद हैं। ठीक है, तो पढ़िएगा अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा ज़रूर। कोशिश करूँगा मैं आपको जितना हद तक कंटेंट दे सकूँ दे दूँगा मैं, बाकी मेहनत आपको करना पड़ेगा। ठीक है, स्पून फीडिंग मेंस एग्जामिनेशन में काम नहीं आएगा आपका। आंसर राइटिंग में विशेष सुधार ये करें, जो पूछा जा रहा है उसी को लिखें। मत बनाए लंबी चौड़ी भूमिका, मत बनाए लंबा चौड़ा निष्कर्ष। जो पूछा जा रहा है
उसको लिखें अच्छे से, शब्दशः सटीक पॉइंटों में लिख दीजिए। हैंडराइटिंग ऊपर नीचे चल जाएगा। जो पूछा उसको अगर आप लिख करके आ रहे तो मार्क्स ज़रूर मिलेंगे आपके। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।